हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक सेकंड दीजिएगा बेटा बस मुझे। ओके, तो भैया हो गया था कुछ ना कुछ गड़बड़। हमारी क्लास कहाँ गई? जल्दी 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 क्लास को लगाओ। कहाँ है हमारे बच्चे? ओके, आ चुकी है आपकी क्लास। गुड इवनिंग। तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिख रहे थे, अभी हो चुका है सॉर्टेड। यहाँ पर आ चुके हैं रजनी, शुभ, आशीष, हिमांशु, अनाया, एकता, पवन, यश, रिया, निखिल, अंशिका, गुलाब, हाँ क्या नाम है, गुलाब, अनुष्का, हेलो 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 बेटा जी। चलिए, क्या हाल चाल है आप लोगों के, एक बार आप लोग बताइएगा। और कैसा बीता आपका वीकेंड, यानी कि आप लोगों ने 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस कैसे बनाया। और फिर हमारा आया था भैया कृष्ण जन्माष्टमी, वो कैसे आप लोगों ने मनाया। अच्छा, आप में से कौन कौन से बच्चे बने थे कन्हैया और राधा? हाँ, कोई बना था? अच्छा, आप में से कोई कंस वंस भी बना था क्या? हाँ, ये बताओ, कोई कंस बना था? हो हो करते हुए बताओ। अभी मैडम, हमको कन्हैया बनने में और राधा बनने में ठीक है, हमको कंस वंस ना बनाओ। वैसे कंस वाला रोल ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बताओ, कोई कुछ नहीं बना? अच्छा ठीक है। 15 अगस्त को वही गांव में, अक्सर गांव के स्कूल जो होंगे वहां पर तो निकलती है क्या, रैली निकलती है आप लोगों की? बताओ क्या निकलती है? जो भैया एकदम झंडा फहराते हुए एकदम बढ़िया तरीके से। अच्छा, कुछ बच्चे तो भैया इसलिए जाते हैं, भैया एक लड्डू और एक समोसा जरूर मिलेगा, उसके लिए तो बनता है जाना, बनता है ना? हम्म। अच्छा, एक बच्चा सागर कह रहे हैं कि मैं कंस बना था। अरे वाह सागर, तुम्हें अपनी फोटो कम्युनिटी पर पोस्ट करनी चाहिए थी। मैं हूँ कंस के रोल में, बताओ कैसा लग रहा हूँ? हाँ यार, तुम लोग बने थे कम्युनिटी पर पोस्ट वोस्ट करते कुछ ऐसा कि हाँ मैं राधा बनी थी, मैं कृष्ण बना था, मैं कंस बना था, मैं वासुदेव बना था, ऐसे टोकरी वोकरी लेके। हम्म। अच्छा, कुछ कह रहे हैं हम नहीं जाते हैं। हाँ, कुछ अच्छे कह रहे हैं लड़कियों वाले काम है हम नहीं करती। हो, कृष्ण भैया लड़की कब बनने लगी? हाँ, मतलब प्रो टाइप का बंदा दिख रहा है हमें, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ लड़कियों वाले काम नहीं करता। आहा, सारे कृष्ण लड़कियां ही बनती हैं, लड़के नहीं बनते। असल जीवन में तो कृष्ण बन के घूम रहे होते हो तुम लोग। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है हमारा रहीम के दोहे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? रहीम जी के दोहे। अब दोहों के बारे में तो आपको पता होगा, जैसे कबीर जी के दोहे सुने होंगे वैसे आपको रहीम जी के दोहे भी पढ़ने पड़ेंगे। और जब भी बात आती है दोहों की, तो वहां पर हमको मिलता है ढेर सारा ज्ञान, उपदेश, दादा दादी की बातें, वो कुछ आपको याद आएंगी, है ना? तो आज की क्लास में हम प्रॉपर एथिक्स पर बात करने वाले, आदर्श पर बात करने वाले, जीवन कैसे जीना चाहिए, दोस्त कैसे बनाने चाहिए। बेसिकली आपको जीवन जीने का तरीका बताया जाता है दोहों में। ठीक है, इंसान हो पर इंसान नहीं हो, वो मानवता हमारे अंदर खत्म हो गई है। तो ये दोहे कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो वापस लाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपके दादा दादी कहते थे ना, भैया हमारा गाना बज रहा है, हमको हमारे भजन बज रहे हैं, उनको मत चेंज करो, है ना? दोहे चल रहे होते थे, कबीर जी के दोहे, सुबह उठ रहे हो तो कबीर जी के दोहे चल रहे हैं, सुनने को मिलता था। आज भी शायद आप लोग सुनते हो, आपके दादा दादी जी के थ्रू सुनते हो आप लोग। तो बिल्कुल, आज हम बहुत सारी ज्ञान की बातें, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एकदम गुरु नहीं, गुरुआइन बनके, ठीक है, गुरु नहीं गुरुआइन बनके आज उपदेश देने वाली हूँ। ठीक है, चल
स्टार्ट करते हैं। बेटा फीवर था, अपना अच्छे से ख्याल रखो। ये सीजन चल रहा है, सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ, ये सीजन बहुत खराब चल रहा है, ठंडा गर्म सर्द गर्म चल रहा है, बचा के रखो, नहीं तो फिर ये वायरल पकड़ेगा तो 1 हफ्ता लेकर जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो ठंडा पानी ना पियो, गर्म पानी मतलब नॉर्मल पानी पियो। बहुत ज्यादा एकदम बाहर और अंदर अगर आप सर्द गर्म हो रहा है तो उससे बचिए। बाहर से आते ही तुरंत पानी मत पीजिए, ठंडा पानी का सेवन कम कीजिए, सही रहेंगी चीजें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम करेंगे कवि परिचय, इसके बाद हम करेंगे पाठ की व्याख्या, इसके बाद हम इसके करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसके बाद हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, क्लियर है बेटा जी? हाँ, तो आज तो मुझे क्लास में बोल सकते हो गुरुआइन मैडम से। आज मैं आपकी क्लास में मेरा नामकरण, जैसे मैं आप लोगों का नामकरण करती रहती हूँ, आज आप मेरा नामकरण लगा सकते हैं। ओके गुरुआइन, है ना? तो गुरुआइन करके आज हम आपको ऐसे पढ़ाने वाले हैं, है ना? जैसे गांव में क्या होता है, कोई डॉक्टर है तो उनको बोलते हैं अरे डॉक्टराइन कैसी हो, है ना? तो आज हम बने हैं गुरुआइन। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं गुरुआइन शुरू से ही हूँ लेकिन ये प्रॉपर आपको वो संत बाबा महात्मा वाले नहीं होते, वो वाली गुरुवाइन मिलेगी आज आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास यानी लास्ट चैप्टर हमने कौन सा करा था, आप लोग मुझे याद दिलाओगे कुछ? क्या डाउट है सिया, क्या डाउट है बताओ? हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे बेटा। खुशबू एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे ना, बट अभी हम लोग क्या है, अभी जब हमारा एग्जाम टाइम नजदीक आएगा तो हम प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कुछ चैप्टर आप अपना सिलेबस उठा के देखो बेटा। हिंदी का सिलेबस बाकी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अगर हम लोग अभी, आपको पता है सितंबर के बाद से वीक में आपकी 2 क्लासेस लगने जा रही हैं, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हिंदी की मैं 2 क्लासेस लेने जा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है अपना। पीछे इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हाँ, अगर हमें अपना सिलेबस थोड़ा सा और खींचेंगे तब जाकर हम लोग अच्छे से बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पहले एटलीस्ट सिलेबस हम कवर करें, साथ साथ में हम रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए, कम्युनिटी आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर, जहां पर आपको सारी चीजें दिखती है ना माय बैच में, वहां थोड़ा सा स्क्रॉल करके साइड में जाएंगे तो वहां पर आपको कम्युनिटी भी मिल जाएगी। चलो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो ये बताओ लास्ट चैप्टर कौन सा किया था, तुम लोगों ने बातों के चक्कर में हमको भुलवा दिया। लास्ट चैप्टर कौन सा करा था बेटा? पर्यायवाची विलोम शब्द। ओके हाँ, याद आया, वर्तनी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने इसके आपको नोट्स दिए थे, आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे? सच्ची सच्ची बताना, ईमानदारी से बताना। मैंने आपको इन सभी के एमसीक्यूज नोट्स में प्रोवाइड करे थे, क्या आप लोगों ने सॉल्व किया? किया नहीं किया ना? चलिए ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा सा स्टार्ट करते हो बेटा, क्योंकि आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं, फिर आपके चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट होंगे वो पूछते चलना, बाकी अदर कोई डाउट है तो वो क्लास के एंड में रख लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम चैप्टर पर चलते हैं। चलो, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए आपको कर देती हूँ शांत। ठीक है बेटा, चलिए, तो बात करें रहीम, यानी आप रहीम दास जी की बात करें तो इनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लाहौर। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो बैरम खां। पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम खान कहाँ था? काल इनका भक्ति काल था। भाषा इनकी ब्रज थी। और रचना की बात करें तो रहीम सतसई नीति के दोहे। नीति मतलब क्या होता है? कानून। हमें अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए, हमें कैसे अपने एथिक्स पर काम करना चाहिए। एथिक्स का मतलब होता है ना कि आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, मतलब एक अच्छा इंसान कैसा होता है, उस पर काम करा जाए। तो ऐसी इनकी वाणी थी, ऐसा ये उपदेश देते थे। श्रृंगार सतसई यानी प्रेम पर रखी थी इन्होंने कुछ रचनाएं। रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। और 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें बेटा इनके, एक सेकंड, पूरा जीवन परिचय पढ़ा दो फिर क्वेश्चन कराती हूँ। अब इसका पूरा जीवन परिचय कैसे लिखना है कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान का था। यह अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे?
अकबर के। आप लोग कमेंट्स में लिखते चलना, ठीक है बेटा। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। इनके पिता का नाम क्या था? बैरम खां था। इनका जन्म कब हुआ था? 1556 के आसपास। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और आजकल ये कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। रहीम अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। क्या थे? नवरत्नों में से एक थे। कवि होने के साथ साथ वीर योद्धा और कुशल नायक भी थे। कवि के साथ साथ ये क्या क्या थे? वीर योद्धा और नायक भी थे, ठीक है। इसके बाद अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री का गौरव भी इन्हें प्राप्त था। क्या बात है। इनका स्वभाव अत्यंत ही उदार था। उदार मतलब जो दूसरों की हेल्प करने वाला हो, दूसरों की मदद करने वाला हो, ठीक है। ये कवियों और कलाकारों का समुचित सम्मान करते थे, यानी बाकी जो कलाकार होते थे उनका ये रिस्पेक्ट करते थे। रहीम के जीवन का अंतिम समय अत्यंत ही कष्ट में बीता था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने रहीम पर रुष्ट हो उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, ठीक है। किसने? अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने क्या करा कि इनके ऊपर क्या लगा दिए, मतलब इन पर गुस्सा होकर इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया और सारी संपत्ति इनकी जब्त कर ली। रहीम इधर उधर भटकते रहे किंतु कभी आत्मसम्मान नहीं गवाया। कितनी बड़ी बात है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कभी ये किसी के आगे झुके नहीं, ठीक है। और सन 1623 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। तो आपसे पूछा जाए कि रहीम को कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो आप बता देंगे अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत। इसके बाद हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ क्या मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा, जो हिंदी काव्य होता है उसको बहुत अच्छी तरह से जानने वाले, ठीक है। मर्मज्ञ यानी उसकी नस पकड़ने, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, नस पकड़ कर बता देता है क्या रोग है। उसी तरीके से ये हिंदी काव्य की आत्मा को जानते थे, बहुत अच्छी तरह समझ थी इन्हें, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी से भी इनका परिचय था। रचनाओं की बात करें तो मैंने इनकी रचनाएं आपको वहां पे भी बता दी थी। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी अपनी रचनाएं की हैं, ठीक है। अब इनकी आ जाती है काव्य की विशेषता, यानी काव्य में ये कैसी इनकी विशेषता रहती थी, कैसा लिखा करते थे। तो सबसे पहले हम भाव पक्ष देख लेते हैं। भाव पक्ष यानी इनके जो रचनाएं होती थी उनका इमोशंस क्या क्या होता था। रहीम अत्यंत ही लोकप्रिय कवि हैं। इनकी नीति के दोहे जन साधारण की जीवा पर रहते हैं। अनुभूति की सत्यता के कारण भी इनके दोहों का जन साधारण द्वारा बात में प्रयोग किया जाता है। नीति के अतिरिक्त रहीम के काव्य में भक्ति, वैराग्य, श्रृंगार, हास, परिहास आदि की भी बहुरंगी चित्र देखने को मिलते हैं। मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू की भांति इनमें श्री कृष्ण के प्रति एक प्रेम भी देखने को मिलता है। इनके नीति विषयक दोहे में जीवन की गहरी पैठ है। बरवे नायिका भेद में शास्त्रीय ज्ञान का भी झलक देखने को मिलता है। कला पक्ष की बात करें तो इनकी भाषा। अब आप कहेंगे कि मैम इतना बड़ा जीवन परिचय लिखना है। नहीं बेटा जी, आपको मैं इतना देती हूँ ताकि इसमें से आप चीजों को पॉइंट्स में याद कर पाए और आपको शॉर्ट में लिखना है। जैसे अगर आपको जीवन परिचय आ जाए रहीम जी का, तो एक पैराग्राफ में आपने उनका जीवन परिचय बताया और दूसरे पैराग्राफ में उनके काव्यगत विशेषताएं बता दी। अब काव्यगत विशेषताएं में कला पक्ष, भाव पक्ष आप हेडिंग डाल सकते हैं और उसमें 2 से 3 लाइन में भाव पक्ष, 2 से 3 लाइन में कला पक्ष, बस इतना बताना होता है। इतना कंटेंट देती हूँ, इनमें से आप कोई भी पॉइंट्स वहां पर याद करके लिख सकते हैं जो आपको इजी लगता है, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करें इनकी भाषा शैली की, तो अभी हमने बात करा कि खड़ी बोली के अलावा इन्होंने फारसी भाषा में भी लिखा था, आप वही लिख सकते हैं। साथ साथ ये रस, छंद, अलंकारों का भी बहुत अच्छा प्रयोग करते थे। कौन कौन से करते थे तो आप बता दोगे? सोठा, बरवे, सवैये आदि का, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बताएंगे सभी को रहीम दास जी का जीवन परिचय क्लियर है? बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। बेटा अभी चैप्टर तो बहुत बड़ा है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, क्लियर है बेटा? चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो अब इस पे मैं आपसे कर लेती हूँ एक प्रश्न। रहीम हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे? भक्ति काल से, आदि काल से,
आधुनिक काल से या रीतिकाल से। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप लोगों में से कितने परसेंटेज आएगी, यहाँ पर कितने परसेंट सही बोलेंगे। अराउंड 75 से लेकर 85 के बीच में, देख लेना। और जबकि इतना इजी है, 90% से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन तुम लोग करोगे गड़बड़, मुझे पता है। हम्म, क्या बात है, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। मैं सही हूं या तुम लोग, चलो देखा जाए। तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। अब देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है। क्या बात है, तुम लोगों ने मुझे आज एकदम गलत साबित कर दिया। क्या बात है भाई, ये पहली बार मेरी भविष्यवाणी गलत कर दी तुम लोगों ने। 10th वालों के साथ भविष्यवाणी एकदम सही बैठती है मेरी। साहित्य में स्थान इनकी बात करें तो इनको उस समय देखो कोई साहित्य में ऐसा स्थान नहीं मिलता था, है ना, जैसे कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार या कोई सम्मान मिला, उस समय ऐसा नहीं होता था। पर इनकी रचनाओं ने इनको ख्याति दिलाई थी, ठीक है, चाहे वो कबीर हो, चाहे रहीम हो, चाहे रसखान हो, इन सबके साथ यही सेम था। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर कितने बच्चे कुछ कह रहे हैं, जरा हम सुने। रिया बेटा, मैं एक बार चेक कर लूंगी हर एक बुक का ना अलग अलग। देखो, मैं कई बार ये चीज बोलती हूँ, यूपी के अंदर चाहे वो 9th हो चाहे 10th हो, पब्लिकेशंस की बुक अलग अलग है। ठीक है, कहीं पर कोई पब्लिकेशन लगती है, कहीं पर कोई पब्लिकेशन लगती है, और वहां पर डेट्स क्या है, गलत दे दी जाती हैं। ठीक है, अब हम वो डेट्स को लेकर चलते हैं जिसको यूपी बोर्ड, उत्तर माध्यमिक बोर्ड जो इसको सही लेकर चलता है। अगर सभी बुक्स के अंदर ये डेट दी हुई है, वैसे ये मेरी डेट बिल्कुल सही है, अगर आप कह रहे हो मैं इसको फिर से रीचेक कर लूंगी और नेक्स्ट क्लास में अपडेट दे दूंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है बच्चा। जहां तक ये डेट है वो बिल्कुल सही दी हुई है, क्योंकि देखो, कबीरदास की हो, तुलसीदास जी की हो, सूरदास जी का हो, इनके जीवन परिचय को लेकर ना, इनके जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, विद्वानों के बीच में है। मतलब हमने इसको नहीं क्रिएट करा, या आपके बुक के एडिटर्स ने नहीं कर रखा है, ये ना विद्वानों के बीच में, विद्वानों की बातों को तो हम पढ़ रहे हैं। अब जो बड़े बड़े विद्वान हैं वही नहीं डेट निकाल पा रहे हैं कि भैया तुलसीदास किस जन्म में आए थे, मतलब किस तिथि को उनका जन्म हुआ था। तो हमको ही नहीं जब क्लियर दिया जाएगा, हमको बुक में जो दिया जाता है हमको उसको रखना पड़ता है। आप गूगल पर भी जाएंगे तो बहुत जगह पर अलग अलग डेट्स देखने को मिलेंगी, अलग अलग विद्वानों के मत के अनुसार। ठीक है, तो मैं इसको एक बार देख लूंगी और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट दे दूंगी। चलो, रहीम का जन्म कब हुआ था? 1550, 1556, 1560, 1565? चलो बताओ। बताइए, रहीम जी का जन्म कब हुआ था? अब यहां पर मैं बताऊं, यहां पर तुम लोग 85 से 90 के बीच में रहोगे, इसी बार गड़बड़ ना कर दो और कम आ जाओ। 85 से 90 पक्का, इस बार तो यही रहने वाला है। 90 के ऊपर तुम लोग इसमें नहीं जाने वाले। चीटिंग ना करो, तो तुम लोग चीटिंग कर लेते हो पीछे क्लास एकदम फटाफट देख कर। चलिए देखें, हाँ, तो 1556, ऑप्शन बी। अब नहीं करूंगी भविष्यवाणी तुम लोगों को। चलिए चैप्टर करते हैं स्टार्ट। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सिंपल पंक्तियां, अगर ध्यान से सुन लिया, शब्दों का अर्थ जान लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से व्याख्या कर लोगे। सिर्फ सुन लो भैया, सिंटू मिंटू चिंटू, तुम लोगों का ध्यान कहीं पर भी हो इधर ले आओ और बस सुन लो ध्यान से। ठीक है, सुन लिया तो आराम से व्याख्या करके आ जाओगे। देखो, जो रहे उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब पहले अर्थ जानते हैं। जो रहीम, रहीम कहते हैं कि उत्तम यानी अच्छे, प्रकृति मतलब क्या होता है बेटा? स्वभाव, स्वभाव। का कर यानी क्या कर सकता है, क्या कर सकता,
है, ठीक है। सकत मतलब सकता है। कुसंग मतलब बुरी संगति, बुरी संगति। चंदन, चंदन आपको पता है। विष मतलब विष, ये भी पता ही है। व्यापत नहीं, फैलता नहीं। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब सर्प। चलो, वो क्या कहते हैं कि जिसका स्वभाव अच्छा होता है ना बेटा जी, जो बहुत अच्छे नेचर का होता है, हमें पता है अरे वाह कितना अच्छा इंसान है ये, उस पर ना बुरी चीजों का कभी कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। बुरी संगति का उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप एक बात देखिए कि यहाँ पर जब महाभारत हुई, महाभारत में इकलौते इंसान जो थे, इंसान तो नहीं वैसे प्रभु का रूप थे, लेकिन कृष्ण इंसान के अवतार में थे, वो एकदम सही थे। क्या उन पर बुराई का असर हुआ? नहीं हुआ। अच्छा उनको छोड़ दो आप, प्रहलाद, भगत प्रहलाद को जानते हो, उनके आसपास कितनी बुराई थी, उसके बावजूद उनके ऊपर कभी बुराई का असर हुआ? चलो उनको साइड कर देते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। पूरे लंका में सिर्फ रावण की पूजा होती थी, क्या विभीषण के पास, विभीषण के मन में कभी ऐसा आया कि नहीं मुझे अपने भाई की नहीं मतलब मुझे राम की पूजा नहीं करनी चाहिए? वो तो राम की पूजा करते थे, राम को मानते थे, उनका अच्छाई कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो जो अच्छा इंसान होता है ना, उसके आसपास कितनी भी बुराई हो, उस बुराई का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उसी प्रकार है जैसे कि चंदन के वृक्ष देखा है आपने, मध्याचल एक पर्वत है, उस पर्वत पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं, और चंदन के वृक्ष में से बहुत सुगंधित खुशबू आती है, इतनी सुगंधित खुशबू आती है कि आपको लगेगा भैया क्या आ गया, आनंद आता है उसमें। ठीक है, चंदन, आप कभी चंदन का टीका लगा लो, देखो कितना सुगंधित होता है, ओरिजिनल हो तो। ठीक है, और उसी तरीके से उसमें बहुत ठंडक होती है, उस ठंडक के कारण उस पर हमेशा क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते हैं। मतलब चंदन का वृक्ष कहीं पर भी है तो उस पर सांप लिपटा रहता है। तो कभी अब देखो कि चंदन के वृक्ष पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं, पर कभी चंदन विषैला होता है? नहीं होता, वो अपना खुशबू, अपना सुगंध कभी नहीं छोड़ता। उसी प्रकार एक अच्छे इंसान पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं ना कि मैडम हमारे साथ वाले फ्रेंड्स भी ऐसा कर रहे थे तो हमने भी ये कर दिया, है ना, सब ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं। कभी ये चीज मत करना, दूसरों को देखकर कॉपी नहीं करना है। हम अच्छे हैं, हमारे एथिक्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें दूसरों को देखकर अपने आप को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तभी तो हम चंदन रहेंगे। तो यही कहा गया है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव वाला होता है उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। ये उसी प्रकार है जैसे कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उसमें तब भी सुगंधित खुशबू आती है। उसी तरह हम मनुष्य को भी बुरे प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। व्याख्या कंप्लीट। ठीक है, बहुत सिंपल सी व्याख्या थी। चलिए सबसे पहले संदर्भ, एक संदर्भ बता दे रही हूं, सबके संदर्भ सेम रहेंगे। प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक से लिया गया है। रहीम कवि का कहना है कि उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाला, यानी दृढ़ मतलब क्या होता है? जो एकदम होता नहीं कि हाँ मैं ये एकदम कर सकता हूं, जो कभी अपनी बात से टले नहीं, हटे नहीं, चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं। बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार, विकार मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन। आप परिवर्तन भी लिख सकते हैं, परिवर्तन, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प लिपटे रहे परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता, इसी प्रकार सज्जन, एक अच्छा इंसान भी अपने सद्गुण यानी अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ता। सज्जन मतलब अच्छा मनुष्य, ठीक है, और सद्गुण मतलब अच्छे गुण। चलिए अगला प्रश्न इस पर पूछा गया है, उत्तम प्रकृति वाले पर कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई विकार नहीं आता। चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहने का क्या कारण है? क्योंकि उससे सुगंध और शीतलता मिलती है।
यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे यस मैम क्लियर, आगे बढ़ो। एक एक देखो बेटा, इसके अंदर ना कुल 14 पद है यहाँ पर, मतलब 14 दोहे हैं, दूसरे पे आए हैं। आपका एक काम है कि जैसे ही एक दोहा कंप्लीट हो आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ जाए करे, ठीक है? मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगी बेटा समझ में आया, तो आप ऑब्वियसली आपको बताना है समझ में आया, ओके? नहीं आया तो आप बता देना नो मैम, तो मैं फिर दोबारा बता दूंगी, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, यस 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 मैम, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्या कहते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। अभी पहले इसका अर्थ देखते हैं। रहीमन जी क्या कहते हैं, यानी रहीम दास जी है वो क्या कहते हैं, प्रीति मतलब प्रेम, ठीक है? प्रीति मतलब क्या होता है, प्रेम। सराहनीय यानी सराहना, सराहना का मतलब आपको पता होगा ना बेटा, किसी को की तारीफ करना, उसको एप्रिशिएट करना। मिले होत रंग दून, दून मतलब क्या, दूना, दुगना। ज्यो मतलब जैसे, जर्दी मतलब पीलापन, हरदी मतलब हल्दी, तजे मतलब छोड़ दे, ठीक है? तजे का मतलब फिर से छोड़ दे, सफेदी मतलब सफेद रंग, चून मतलब चूना, ठीक है? देखो यहां पर रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जिस तरीके से हल्दी और चूने को मिला दो तो हल्दी अपना हल्दीपन यानी पीलापन छोड़ देता है और सफेद रंग अपना सफेदपन छोड़कर दोनों मिलकर एक नया रंग बना देते हैं, लाल, है ना? आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हल्दी को ले लो और चूने को ले लो, उसको मिला लो, मिलाने के बाद देखना उसका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कहा है कि जब प्रीति होती है, प्रेम होता है दो लोगों में, तो वो दोनों लोग अपने अहंकार को छोड़कर एक हो जाते हैं और वो प्रेम क्या हो जाता है, उस प्रेम की परिभाषा फिर और अच्छी हो जाती है, एकदम बदल जाती है, ठीक है? तो वो यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि हमें आपस में प्रेम ऐसा रखना चाहिए जैसे हल्दी और चूने का होता है कि जब ये दोनों मिलते हैं एक नया रंग बना देते हैं, उसी तरीके से सच्चा प्रेम जब एक दूसरे से मिलता है तो अपने अहंकार को छोड़कर एक नए प्रेम, एक नए रंग की परिभाषा को रखते हैं, ठीक है बेटा जी? एक बार इसकी व्याख्या और पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं रहीम जी? रहीम कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए यानी उसकी प्रेम की तारीफ करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है, ठीक है भैया? आजकल का तो प्रेम ऐसा है ना, तूने हमको गिफ्ट नहीं दिया, है ना, तूने हमको गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है भैया, ब्रेकअप हो गया है, अब पैचअप, अरे प्लीज भाई, भाई तो नहीं बोल सकते, सॉरी, है ना, प्लीज 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 मान जाओ ना, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम पक्का गिफ्ट दूंगा, है ना, ये वाला गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो भैया अगर प्रेम इस पर टिका है तो ये प्रेम तो बेकार है ना, ऐसे प्रेम को तो भैया तुम कहो टाटा बाय बाय, ठीक है? ऐसा प्रेम बेकार का होता है, लेकिन आजकल का प्रेम ही यही चल रहा है। अच्छा, गिफ्ट मिल रहा है तो प्रेम है, नहीं मिल रहा है तो भैया कोई दूसरा सेट हो रहा है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, ठीक है? तो ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करना है। प्रेम का मतलब क्या है कि जब दो प्रेम मिलता है, दो लोग आपस में मिलते हैं तो अपने अहंकार को, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर एक दूसरे को अपनाते हैं। अभी ऐसा थोड़ा ना होता है, आपने तो किसी को देखा, पसंद करा, और क्या बंदा है, कितना सुंदर है ना, कितना हैंडसम है, एकदम मस्त लग रहा है ना, अभी फ्रेंडशिप तो आपने देख कर ली, अब उसका स्वभाव मान लो अच्छा ना हो, तो ऐसी दोस्ती से और ऐसे प्रेम से क्या फायदा है ना, जहां पर स्वभाव ना मिले, आपके लिए वो कहीं पर स्टैंड ना ले पाए, आपसे वो ढंग से बात ना कर पाए, है ना, तो वो प्रेम बेकार का होता है। जहां पर हम एक दूसरों की कमियों को भुलाकर एक हो जाते हैं, वही सच्चा प्रेम कहलाता है, ठीक है? तो वो यहाँ पर उसी प्रेम की प्रशंसा की बात कर रहे हैं कि जब वो दोनों मिलकर एक नया रंग बनाते हैं यानी उनका प्रेम दुगना हो जाता है, ठीक है? दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, फिर उन्हें हम अलग अलग नहीं कहते, एक कहते हैं, जैसे हीर रांझा,
है ना। सियापति रामचंद्र, हम बोलते हैं ना सिया राम, एक साथ नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण एक साथ नाम लिया जाता है। कभी राधा और कृष्ण को अलग किया जा सकता है, कभी सीताराम को अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो दो प्रेमी ऐसे होते हैं, जब मिलते हैं तो दुगने हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हल्दी पीले होते हुए और चूना सफेद, परंतु दोनों मिलकर एक नया लाल रंग बनाते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को, चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाता है। सच्चे प्रेम भी ऐसा ही होता है, जो अपने अपने अस्तित्व को छोड़कर एक दूसरे के प्रेम में रंग बदल लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं सच्चा प्रेम। क्लियर है बेटा? ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? आगे बढ़ू, तीसरे पर चले अभी हम, चले, चलो। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, चौथे के बाद मैं चार व्याख्या करा लूंगी, फिर मैं डाउट सेशन में जाऊंगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो डाउट में पूछ लेना। 4 के बाद मैं डाउट्स लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटे जी, चलिए। और डाउट चैप्टर से रिलेटेड ही लूंगी। फिर आप कहोगे कि मैम मेरा डाउट नहीं लिए, मैम मेरा डाउट नहीं लिए। मैं पहले चैप्टर के बीच में सिर्फ चैप्टर्स के डाउट लूंगी, और कोई डाउट है वो क्लास के एंड में रखिएगा। चलिए, क्लियर है, वेरी गुड। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं। टूटे मतलब सुजन, मनाइए, टूटे मतलब रूठे, रूठे, सुजन मतलब साथी, मनाइए मतलब मनाइए। जो टूटे 100 बार, जो रूठे 100 बार, रहीमन कहते हैं फिर पोइए, पोइए मतलब पिरोइए, टूटे मुक्ताहार, मोतियों का हार। ठीक है, अब यहां पर क्या अर्थ निकलेगा? क्या कह रहे हैं कि रूठे साथी को मनाइए, जो टूटे 100 बार। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अभी हमारे साथ क्या होता है भैया, दो लोग आपस में प्रेम करेंगे, फ्रेंडशिप भी है ना, तो सॉरी बोलने में ईगो आ जाता है। भैया उसकी गलती है, उसने हमसे सॉरी नहीं बोला, हम नहीं झुकने वाले, हम कहें सॉरी बोले। उसने तो सॉरी नहीं बोला, हम नहीं बोलने वाले सॉरी, है ना। अगले दिन फोन नहीं आ रहा है, दूसरे दिन नहीं आ रहा है, तीसरे दिन नहीं आ रहा है, चौथे दिन मिल रहे हैं, तो हम कहें बोले, हम कहें बोले। तो ऐसे में वो प्रेम तो टूट ही जाएगा, वो रिश्ता तो टूट ही जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रेम हो। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जहां पर सच्चा प्रेम हो, जहां पर सच्ची दोस्ती हो, वहां पर अगर आपको उन्हें मनाना पड़े, 100 बार मनाना पड़े, तो उनको मना लो। जिस तरह से मोतियों का हार, अब एक बात बताओ, तुम्हारे से अगर मोती का हार टूट जाए एकदम, भाई तुम जान लो एकदम 9 लखा हार है, वो गाना है ना, मुझको 9 लखा दिला दे रे, तो 9 लखा हार हो तुम्हारे पास, अगर वो 9 लखा हार टूट जाए तो क्या उसको फेंक दोगे? फेंक दोगे? बताओ, नहीं फेंकोगे ना। उसको फिर से एकदम मम्मी से कहोगे मम्मी अभी क्या करें, तो उसको सुनार के पास ले जाके फिर से पिरवाओगे, ठीक करवाओगे। तो उसी तरीके से रिश्ते को भी दोबारा से ठीक कर लेना चाहिए। कभी भी अगर आपको मनाना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, सॉरी बोल दो, लेकिन रिश्ते में प्रेम रखो, उनको मना लो, अदरवाइज फिर क्या होगा? रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। ठीक है, टूटे सुजन मनाइए, यानी रूठे हुए साथी को मना लीजिए, अगर वो 100 बार रूठे तो भी। रहीमन जी कहते हैं कि आप जिस तरह से मोतियों के हार को बार बार पिरो सकते हैं, उसी तरीके से क्या आप बार बार अपने साथी को मना नहीं सकते हैं? चलिए, वे कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हो तो भी उन्हें 100 बार ही मनाइए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, है ना। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान मूल्यवान होते हैं। ठीक है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार का क्या अर्थ है? तो रहीम जी का आशय है कि यदि सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। वह 100 बार नाराज हो तो 100 बार मनाओ। मोतियों का हार टूट जाने पर उन्हें बार बार क्यों पिरोया जाता है? क्यों? क्योंकि वह बहुत मूल्यवान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उसे 100 बार पिरोया जाता है। बोलो, ये भी क्लियर है? ये भी क्लियर है? फोर्थ पर चलूं?
बताओ, क्लियर है बेटा जी? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अब आ गया है क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट से। हाँ, एक बच्चे ने लिखा पोल, तुम लोगों को मैं जानती हूँ, तुम्हारे लिए इसलिए पोल उसी समय पर रख दिया है मैंने। लेखक के अनुसार सज्जनों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? चलिए बताइएगा। उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें बार बार मनाना चाहिए, उन्हें एक बार समझाकर छोड़ देना चाहिए, या उनसे दूरी बना लेनी चाहिए? चलो बताओ। क्लियर है, वेरी गुड। जिसको समझ में ना आया हो बेटा पूछ लेना कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, इसका अर्थ बता दो। देखो, पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो क्लास को ध्यान से अगर सुन रहा होगा तो उसे समझ में आएगा। हो सकता है किसी शब्द का अर्थ उसे ना पता चल रहा हो, बाकी इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रही है मैडम, ऐसा केमिस्ट्री का बहुत खतरनाक चैप्टर बता रही हूँ, या फिजिक्स का बहुत एकदम ऐसी थ्योरम बता रही हूँ जो तुम लोगों के सर के ऊपर से जाए। छोटी छोटी बातें समझा रही है, जीवन के एकदम जो आप लोगों की डेली लाइफ चलती है उसी से रिलेटेड बातें बता रही है। अब अगर यही नहीं समझ पा रहे तो क्या समझेंगे? हाँ, चलो बेटा, 100 बार भी बनाना पड़े तो 100 बार बना लो। अच्छा इंसान है ना, अच्छा इंसान आपका हमेशा काम आएगा। सज्जन का मतलब क्या होता है? अच्छा इंसान। हाँ, तो यहाँ पर उन्हें बार बार समझाकर छोड़ देना चाहिए, उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 95%, वेरी गुड, क्या बात है भाई, आज तो तुम लोगों ने एकदम गुरुआइन का ज्ञान एकदम तेजी से विकास कर रहा है, हमको लग रहा है। हाँ, मतलब हमको लगता है भी हमें गुरुआइन बन जाना चाहिए फिर तो। है, जॉब बदल दे क्या, बताओ? एकदम हम भी थोड़ा संत वंत बन जाएं, एकदम जटाएं वटाएं रख लें और एकदम ज्ञान व्यान देने लगे, फिर हमारे भी ज्ञान आप लोग कहीं सुन रहे हो। चलिए, रहीमन असुआ नैन निढर। अच्छा, तुम लोगों को पहले थोड़ा सा शांत करे। ढर जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कह देई। अब देखो, इसका अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, एक उदाहरण दूंगी, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। रहीमन जी कहते हैं कि असुआ मतलब आंसू, नैन मतलब आंख, आंखों से, ढरी मतलब गिर जाना, जिय मतलब दिल, हृदय, दुख प्रकट करे, दुख प्रकट करता है, करे मतलब करता है, जाहि निकारो, जाहि मतलब जिसे, निकारो मतलब निकालो, गेहते मतलब घर से, गेह मतलब होता है घर से, ते मतलब से, कस मतलब कस न भेद, कस मतलब कैसे, न भेद मतलब होता है ना भेद, कह दे, कह दे। अब यहां पर उदाहरण देखो, जब हम दुखी होते हैं, है ना, आपके फ्रेंड ने पूछा ना, जैसे आप एकदम उदास बैठे हैं, एकदम आप आराम से ऐसे घर में बैठे हैं, आपके साथ स्कूल में चाहे शायद हो सकता है किसी ने बहुत गंदा व्यवहार करा हो, कुछ अच्छा ना हुआ हो आपके साथ, आप बैठे रो ऐसे बैठे हुए, एकदम आपका अंदर दुख, अंदर से दुखी है, और कोई आपके पास आकर, आपकी मम्मी या आपका दोस्त ऐसे कंधे पर हाथ रखे और आपसे बोले बेटा क्या हुआ, मम्मी ने पूछा कि बच्चे क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे उदास बैठे हो, या आपके दोस्त ने बोला और यार भाई क्या हो गया, तो क्यों ऐसे उदास बैठा है, तो इंस्टेंट उस मोमेंट पर क्या होता है, आंखों से आंसू झलक आता है ना, हम एकदम नजर उठाते हैं और आंखों आंखों से आंसू भर ऐसे एकदम झर 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 करके गिरने लगते हैं, तो सामने वाला एकदम हो जाता है, अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता भाई मुझे, बता मुझे क्या हुआ बता, ऐसा करते हैं ना सामने वाला, तो वो समझ जाता है, आंसू आपके क्या बता दे रहा है कि आपका दिल दुखी है। आंसू देखते ही आपके सामने वाले ने आपसे पूछा ना कि भाई क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है तू, क्या हो गया मुझे बता, क्यों परेशान है, इट मीन्स आपके हृदय में कोई दुख है, तो आंसू बाहर गिरकर, बाहर निकलकर सामने वाले को बता देते कि आपका दिल दुखी है। उसी प्रकार जिस इंसान को आप अपमानित करके घर से निकाल दोगे, तो वो बाहर जाकर आपका भेद नहीं बताएगा तो क्या करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो एक तौर पर कि विभीषण के साथ क्या हुआ था, विभीषण का अपमान हुआ भरी सभा में रावण ने भाई होकर इतना अपमान करा और अपमानित करके सभा से निकाल दिया।
विभीषण जी क्या किए, है ना। हालांकि अगर देखा जाए, नीति के अनुसार देखा जाए तो बिल्कुल सही करा, लेकिन अगर भाई के नजरिए से देखो, परिवार के नजरिए से देखो, तो उन्होंने क्या करा, घर का लंका भेदी ढाई। वही वाला बात हो गया कि उन्होंने गए और जाकर सारा ज्ञान दे दिया, राम जी को बता दिया कि भैया रावण ऐसे नहीं मरने वाले, उनकी नाभि में तीर मारो, अब फटाक से वो मर जाएंगे। वही वाला हाल हुआ। तो आप जिसका अपमान घर से करके निकालेंगे, वो बाहर जाकर आपके बारे में आपका भेद बता ही देगा। और चाहे ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे इतिहास में रखे हुए, जयचंद को ले लो, लिया था घर का भेदी, वो भी था, है ना। झांसी के साथ क्या हुआ था, झांसी की रानी के साथ भी तो यही हुआ था। तो आप कई अपने इतिहास उठाकर देख लेंगे, जिसका अपमान करके आप घर से निकालोगे। चाणक्य के साथ क्या हुआ था, हुआ था नहीं। तो जिस जिसका अपमान करके घर से निकालोगे, वो घर का भेदी लंका ढाए वाला बात करेगा। जिस तरह से आंखों से आंसू निकलते ही हृदय का दुख प्रकट हो जाता है, उसी तरीके से जैसे कि आप जिसको घर से निकाल दोगे अपमानित करके, वह आपका भेद बाहर वालों को क्यों नहीं बताएगा, जरूर बताएगा। ठीक है, तो ये था इसका मतलब अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि आंसू आंसू से निकलते ही, आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा, वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आंख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देते हैं। आंसू अपनी उपस्थिति से प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। ठीक है, जिस तरह से अपमानित करके घर से किसी इंसान को निकाल दो, तो वो घर का भेद बता देगा, है ना, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, घर के लोग ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, तो वो सारा अपमान कर देगा, मतलब बता देगा। उसी तरीके से ये आंसू भी दिल का भेद बता देते हैं। ठीक है, इसलिए वो गाना है ना, आप लोगों ने गाना सुना होगा, आंख से छलका आंसू और जा टपका। गाना आगे ये नहीं गा सकती मैं, है ना। तो ये गाना आपने, है ना, बहुत सारे ऐसे आंखों आंसुओं पर गाना बना हुआ है। तो आंसू दिल का भेद बता देते हैं, इसलिए आंसुओं को लोग बहुत छुपा कर रखते हैं। चलिए, क्लियर है, बताएं, क्लियर है बेटा यहां तक, आगे बढ़ूं। अभी एक बार मैं ले लेती हूँ डाउट। बेटा अगर किसी को पोल में इशू आ रहे हैं, तो आपके पास टेक्निकल यानी कि आपका इंटरनेट इशू है, आप एक नेटवर्क वाले जोन में आइए, क्लास को रिफ्रेश करिए, पोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अरे भैया सॉरी बच्चा, यहाँ पर एक बार फिर से रख देना, प्रगट का कुछ क्वेश्चन पूछा था बच्चा, वो डिलीट पे चला गया। नहीं बेटा ये सही है। देखते हैं बेटा, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। ये क्या प्रश्न पूछा है अभय आपने। लंका से देख रहा हूँ, अरे वाह क्या बात है। दिव्या मैम दोबारा समझा दो। बेटा इसके अंदर ये कहा है कि जिस तरह से, ध्यान से सुनना, कि जिस तरह से किसी भी इंसान को, घर के इंसान को आपने अपमान करके बाहर निकाल दिया, घर से बाहर बेदखल कर दिया, तो वो घर के बारे में लोगों को, घर के रहस्य बाहर वालों को बता देता है ना। उसी तरीके से आंख भी क्या है, घर, एक घर का रूप दिया गया है कि घर क्या है, आंख है। ठीक है, इस आंखों से अगर आंसू निकलते हैं, तो इसका मतलब हृदय दुखी है। ये आंसू क्या बता देते हैं कि उस मानव के हृदय में, उसके दिल में दुख है। ये उसी प्रकार है जैसे घर से किसी इंसान को निकाल दो, तो घर का भेद बता देता है। ठीक है बेटा। राजद्रोह मतलब होता है कि अपने देश के साथ गद्दारी करना, गलत काम करना। ओके संदीपा। हाँ बिल्कुल, खुशी लिखनी है बच्चा। निकलते हैं बेटा अनुष्का, ये तो आप अपने दिल से पूछो, जब आप दुखी होते हो तो क्यों निकलते हैं ना। वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। चलो एक बार मैं फिर से लास्ट में बता दूंगी फर्स्ट वाला, आगे बढ़े। एक फर्स्ट वाला मैं फिर लास्ट में बता दूंगी, अभी आगे बढ़ लेते हैं। चलो।
हम्म। वेद मिश्रा बेटा, आप अपनी तरफ से वीडियो की क्वालिटी अच्छी करोगे, हम कैसे सही करेंगे बेटा? तुम अपने फोन से सही करो ना, टेक्निकल चीजें देखो, उसके अंदर सेटिंग पर जाओ, वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, जैसे यूट्यूब पर बढ़ाते हो। चलो, अभी यहाँ पर देखो, एक बार फिर से इस वाले को बता देती हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं कि जिस भी मतलब आप मान लो बैठे हुए हो, ठीक है, आपके हृदय में बहुत दुख हो रहा है, आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, बहुत दुख हो रहा है, या आप मान लीजिए आप कोई टेस्ट देकर आए, ऐसे करो, आपका कोई टेस्ट था, टेस्ट में आपके नंबर 0 आए, भगवान ना करे ऐसा हो, 0 आ गए, आपको बात टीचर ने बहुत डांटा, सबके बीच में बेइज्जती कर दी आपकी। अब आपका मन बहुत दुखी है, घर आकर आप बैठे हो और आप दुखी हो, एकदम परेशान होकर बैठे हो, और आपके मम्मी ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तुरंत आपको किसी ने प्यार करा, तो उस प्यार के से मिलते ही आप क्या कर दोगे? रो दोगे। तो आंसू आपके हृदय यानी दिल का दुख प्रकट कर देता है, दिल की बात बता देता है कि दिल दुखी है। ये उसी तरीके से होता है जैसे घर का भेदी लंका ढाए। जैसे घर का भेदी यानी अब किसी को घर से बाहर निकाल दो कि तू इस घर से बेदखल हो जा, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, तो वो बाहर जाकर दूसरों को बताएगा ना कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी माताजी ऐसे। जैसे विभीषण ने क्या करा था, जब उसको अपमान करके बाहर निकाल दिया गया था, तो वो राम जी के पास जाकर बताया था ना कि रावण ऐसे नहीं मरेगा, उसके अगर नाभि में तीर मारोगे तो वो मर जाएगा, तो भेद बता दिया था ना। इसी तरीके से भी होता है कि आप जिस किसी को घर से अपमानित करके बाहर निकालते हैं, तो वो घर का भेद बता देता है। ये उसी प्रकार है जैसे आंखों से आंसू निकलकर ये बता देते कि दिल में कितना दुख है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी से कसे, ते ही साचे मीत। अब इसका अर्थ समझो। कहे मतलब रहीम कहते हैं संपत्ति सगे यानी पैसे पर सभी सगे हो जाते हैं। संपत्ति मतलब तो आपको पता होगा बेटा, दौलत। बनत बहुत बहुरीति, बहुत प्रकार, बहुभांति प्रकार। विपत्ति कसौटी, कसौटी का मतलब होता है बेटा कि आपने सुना होगा वो कसौटी जिंदगी वाला कसौटी नहीं है, ठीक है। कसौटी एक प्रकार का पत्थर होता है जिसपे सुनार सोने को रगड़ के ये चेक करता है कि वो सोना है या कुछ और है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कसौटी का मतलब होता है विपत्ति के समय पर, है ना। विपत्ति यानी कि जब किसी के ऊपर क्या आती है? मुसीबत आती है। क्या आती है बेटा? मुसीबत, ठीक है। कसौटी मतलब समय। जय कसे यानी उस पर काम आए। तेहि साचे, साचे मतलब सच्चा, तेहि मतलब वही, मीत मतलब मित्र। यहां पर रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति बढ़ने पर बहुत प्रकार के सगे संबंधी बन जाते हैं ना। जब बहुत ज्यादा पैसा आता है तो भैया फूफा के नाना के दादा के पापा के चाचा के भैया भी आकर कहेंगे हम आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। तब सब आपसे रिश्तेदारी करने लगेंगे। और जब विपत्ति आती है तब कौनो काम नहीं आता। तो रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति पर तो हर कोई सगा हो जाता है, बहुत सारे सगे संबंधी मिल जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय में यानी मुसीबत के समय पर आपके साथ अगर कोई मुसीबत खड़ा है, एकदम चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा है, तो वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सगा साथी है, बाकी आपका कोई सगा नहीं होता, ठीक है। फिर से सुनिएगा, वो क्या कहते हैं कि संपत्ति आने पर, पैसा दौलत धन दौलत होने पर तो सभी सगे संबंधी बन जाते हैं, सभी साथी बन जाते हैं, लेकिन परेशानी के समय, मुसीबत के समय पर जो मनुष्य काम आता है वही सच्चा हितैषी कहलाता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, कवि रहीम जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। सच्चे मित्र कौन होते हैं? सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के साथ देता है। ये विपत्ति होगा। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेह पर साचे मीत का क्या आशय है? विपत्ति में जो साथ दे वही सच्चा मित्र है।
क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए। दोहे में विपत्ति कसौटी का क्या अर्थ है? विपत्ति की परीक्षा, धन का प्रदर्शन, रिश्तों की गिनती, कामयाबी का पल। चलो बताओ, और साथ में ये भी बताना कि ये वाला दोहा सबको क्लियर है, बताइए। ये वाला दोहा सभी को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। पहला वाला बच्चा बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। एंड बेटा जी, पहले ना ध्यान से जरूर सुना करो। एक आधे बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसा लिख देते हैं, मैडम समझ कुछ समझ में नहीं आया। एक आधे ऐसे होते हैं। एक सिंपल सी बात है बेटा, लाइफ की छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको भी नहीं समझ पा रहे हो, अच्छे से नहीं सुन रहे हो, तो आप आगे की पढ़ाई कैसे करोगे बच्चा? बहुत छोटी छोटी बात समझा रही हूँ, यहाँ पर कोई दो दो लाइन का अर्थ बता रही हूँ, और 2 बार नहीं 3 बार 4 बार, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि अगर समझ में नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बहुत बड़ा अर्थ बता रही हूँ तो मुश्किल भी हो। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, सुन तो लो पहले, तो फिर बातें करोगे आप लोग। अब देखो, यहाँ पर एकदम प्रेम प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर लव यू तव यू चल रहा है दूसरों के साथ, तो इन बच्चों को कैसे समझ में आएगा? फिर थोड़ी देर बाद उठकर कहेंगे मैडम समझ में नहीं आया। आप बताओ, हम ऐसे बच्चों के साथ क्या करें? बताओ। ये 4-5 बच्चे जो बैठ कर बातें कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद लिख दे रहे हैं मैडम समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, हम उन 4 बच्चों 5 बच्चों का क्या करें? बेटा, याद नहीं करना है किसी भी चीज को, याद तो करना ही नहीं होता, हमें सिर्फ समझना होता है। जब ये पंक्तियां हमारे सामने फिर से आएंगी ना, वो अपनी समझ से ही हमें याद रहेगा। सिर्फ समझना है, अच्छे से सुनोगे, समझोगे, फिर ये चीज याद कैसे रहेगी? आप इसको लिखोगे, लिखने से ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विपत्ति की परीक्षा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या बात है, रिश्तेदारों की गिनती कर दी। विपत्ति कसौटी, अब यहां देखो, यहां अर्थ लिखा था, विपत्ति मतलब मुसीबत, कसौटी मतलब समय या परीक्षा ले लो। गड़बड़ कर दिए ना तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। जाले पर जल जात बहे, अब इसका अर्थ ध्यान से सुनना, देखते हैं कितने बच्चे इसका अर्थ समझ पाते हैं। अभी हम पोल कर लेंगे इस पर, ध्यान से सुनिएगा। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़त छोह। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, जाल मतलब क्या होता है? वो जाल होता है, ठीक है। पानी में एक मछुआरा क्या करता है, जाल छोड़ देता है, ऐसे छोटे 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 से ऐसे बना होता है, वो जाल ऐसे उठाता है और ऐसे फेंक देता है पानी में। तो जाल परे जल जात बहे, ठीक है। जब जाल पड़ता है तो जल क्या कहता है, पानी क्या है, बह जाता है, बह जाता है। तज मतलब छोड़कर, तज मतलब क्या होता है बेटा, छोड़कर। मीनन मतलब मछली, को मतलब का, मोह मतलब प्रेम, मोह माया, ठीक है। रहीमन कहते हैं कि मछली नीर को, मछली जो है, मछली नीर को यानी पानी को, पानी का, ठीक है, पानी का, तव मतलब तब भी, न छाड़त छो, छाड़त मतलब छोड़ती, छो का मतलब होता है विच्छो, विछोड़, विच्छो, विच्छो से बना है छो, छो का मतलब होता है मोह, बिछोड़न, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं इसमें, कि जब एक मछुआरा जाल फेंकता है पानी में,
तो उसमें मछली फंस जाती है, लेकिन पानी आगे बह जाता है। पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें रहने वाली मीन उससे जुदा हो गई, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी आगे बढ़ गई। लेकिन मछली क्या होती है, मछली को उस जाल में जब बाहर निकाल दिया जाता है तो वो पानी के वियोग में, पानी के बिछुड़ने से मर जाती है, तड़प तड़प कर, पानी 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 पानी, और ऐसे 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 करके तड़प तड़प के मर जाती है ना। उसी तरीके से एक प्रेम में इंसान होता है, ठीक है, जो दूसरे के वियोग में तड़प तड़प कर मर जाता है। बस यही उदाहरण दिया गया कि पानी, जब जाल पानी में पड़ता है तो पानी बह जाता है, उससे मछली को छोड़ने का कोई गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता है। लेकिन वहीं पर मछली जो होती है वो पानी के बिछुड़ने पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। उसी प्रकार से प्रेम में पड़ा हुआ इंसान भी होता है, जो दूसरे से बिछुड़ने पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। अब बोलो, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? इसके बाद में फिर व्याख्या भी आपको पढ़कर बताऊंगी। यहां से नहीं समझ में आया तो व्याख्या में भी समझ में आ जाता है। एक बार व्याख्या भी सुन लेते हैं। जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मुंह त्याग कर आगे निकल जाता है। परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान होती है। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आई? सभी को क्लियर है? क्लियर है? किसी को भी यहां पर ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो? तो भैया ऐसे ऐसे सुनना होता है, सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चल। दीन सबन को लखत है, दीनहन लखे न कोई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं फिर आपको शांत कर रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। दीन सबन को लखत है, दीनन लखे न कोई, जो रहीम दीनन लखे, दीन बंधु सम होई। देखो, जब तक हमें इनका अर्थ नहीं पता होता तो ये मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब इनका एक बार अर्थ पता चल गया तो हम इनकी व्याख्या अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दीन मतलब क्या होता है बेटा? दुखिया, दुखिया जो दुखी हो, है ना, गरीब। सबन को यानी सभी को, लखत है यानी देखता है, लखना का मतलब होता है देखना, देखता है। दीनहन लखे न कोई, दीनों को यानी गरीबों को, दुखियों को कोई नहीं देखता है। मैं पूरा लिख दे रही हूं, कोई नहीं देखता है। ठीक है, लखे मतलब देखना, न मतलब नहीं, कोई मतलब कोई। ठीक है, जो रहीम दीनहन लखे, रहीम जी कहते हैं कि जो इंसान गरीबों को देखता है, देखता है। दीन बंधु यानी गरीबों का भगवान ईश्वर, दुखियों का दुख दूर करने वाला ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, आप सिर्फ ईश्वर भी लिख सकते हैं, समझाने के लिए पूरा लिखा है। सम मतलब समान, होए मतलब होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि दुखिया गरीब सबको देखते हैं। ठीक है, सबको देखते हैं मतलब जब उनके पास काम नहीं होता तो वो सबकी मदद करते हैं। आप देखो ना, बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर छोटे भी तो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके घर जाकर सारे काम कर रहे होते हैं। आप कहोगे पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन काम भी तो उनके सारे निपटाते हैं। तो कह रहे हैं कि दीनन यानी गरीब लोग सभी को देखते हैं, पर गरीबों को कोई नहीं देखता, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। रहीम जी कहते हैं कि जो इंसान गरीबों की मदद करता है, उनको देखता है, वह उनके लिए भगवान के समान होता है। उनके लिए नहीं, वो वैसे भी भगवान के समान होता है। जो दूसरों के
काम आए, जो दूसरों की मदद करे, और दूसरे कौन, जो गरीब हो, दुखी हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि दुखिया अर्थात गरीब सभी को देखता है, पर गरीब को, दुखिया को कोई नहीं देखता है। रहीम दास जी कहते हैं कि जो एक मनुष्य गरीबों की मदद करता है, उन्हें देखता है, वो भगवान के समान होता है। बस सिंपल। चलिए एक बार और देखो, रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी का सहयोग का आकांक्षी होता है, सभी की मदद करता है, सभी का सहयोग देता है। इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं, यानी उसको खराब खराब ही बोलते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वे दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होते हैं, है ना। आप देखो ना, लोग उनको कहेंगे अरे आप तो भगवान हो। अभी कोविड वाला टाइम आया था, कोविड का टाइम आया था, कोविड में देखो ना कि ये जो रिक्शा चलाने वाले थे, ये जो दूसरों के घरों में काम करने वाले मजदूर थे, है ना, जो छोटे छोटे मजदूर थे, कोविड आया सब छुप गए अंदर, सबके पास घर था, सब घरों में हो गए। जिनके पास छत नहीं थी, जो बाहर रह रहे थे बेचारे, अब उन्हें गांव जाना था, उनको गांव जाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, आ रहा था कोई मदद करने के लिए, कोई मदद नहीं कर रहा था। वहां पर एक एक्टर निकला सोनू सूद, उसने कितनी मदद करी, तो लोग उसे क्या कहने लगे, भगवान की तरह पूजने लगे कि भैया हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए तो ये भगवान है ना। उस समय जो सिलेंडर्स मुहैया करा रहे थे, जो सिलेंडर्स दिला रहे थे, वो उनके लिए भगवान के समान थे। तो जो गरीबों की मदद करता है, जो उनको देखता है, वो क्या होता है, भगवान के समान हो जाता है। ठीक है, बस यही चीज इन पंक्तियों में कही गई है। क्लियर है। एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे, मैं देखो हर एक पंक्ति पर आपसे पूछ रही हूँ, बेटा समझ में आ रहा है। चल, जो लोग गरीब एक सेकेंड, जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें रहीम जी क्या कहते हैं, उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं। दीन सबन को लखत है, दीनहन लखे न कोई, का अर्थ क्या है कि गरीब सबको देखता है पर गरीबों को कोई नहीं देखता, ये इसका अर्थ है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। ओके, रहीम के अनुसार दीन बंधु कौन कहलाता है, जो केवल अमीरों की मदद करे, जो दीन असहाय लोगों को पहचान कर सहायता करे, जो सबको समान माने, जो किसी का द्वेष ना रखे। अब इसका तो आंसर अच्छे से कर सकते हो, बताइएगा। अब लग रहा है ना कितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं आपके, सिलेबस बहुत बड़ा है आप लोगों का। इसके मुकाबले 10th का सिलेबस कम है तुम लोगों का। 10th में भी सिलेबस है, पर 9th का सिलेबस ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं ना, नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत अच्छी खड़ी होगी। और ये लखत है, तज है, इन शब्दों के अर्थ अगर आपको अभी से याद हो गए ना, तो 10th में आपको हेल्प करेगा। तुलसीदास जी का धनुष भंग चैप्टर पढ़ोगे, सूरदास जी का चैप्टर पढ़ोगे, तो ये सब शब्द आपको आते होंगे। चलो ठीक है, इसी वजह से क्लास में ना मैं तुम लोगों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करना भी चाहूँ ना, मस्ती नहीं कर पाती हूँ। चैप्टर इतने बड़े बड़े का ही करें बताओ, हम पढ़ा ही पाते हैं तुमको सर। ऑप्शन सी, जो दीन असहाय लोगों को पहचान कर उनकी सहायता करे, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट होगा। ओ ओ ओ, सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो बेटा, ये मुझसे गलत हो गया है। अरे यार, मतलब बी टिक करके सी गलती से कर दिया, माफ कर देना बेटा, ये मैडम से गड़बड़ हो गई है। ऑप्शन बी वाले ही ठीक थे, गड़बड़ कर दी हमने तो। सो सॉरी बेटा, तुम लोग मुझे माफ कर दोगे इस चीज पर। सो सॉरी बच्चा, ये गलती से हुआ है मुझसे। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पोल दे दूंगी, तुम लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक, चलो। प्रीतम छवि को नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। अब इसका अर्थ समझेगा, ठीक है। चलो अब मैं ध्यान रखूंगी भैया, एक तो ये पोल वोल बड़े बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। सो सॉरी बेटा। चलो देखो, प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम मतलब प्रेमी, छवि मतलब छाया, नैनन मतलब आंख, आंखों में, बसी मतलब बसी है, पर छवि, पर मतलब दूसरी, छवि मतलब छाया, कहाँ समाएगी,
भरी सराय, सराय मतलब क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा ना, ये सराय है, धर्मशाला है, आपने सुना होगा, है ना। भरी मतलब भरी धर्मशाला, रहीम लखी, लखी मतलब देखकर, पथिक मतलब यात्री, आपो मतलब अपने आप, फिर जाए यानी वापस चला जाता है। अब इसका अर्थ समझेंगे, क्या कह रहे हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी। अब एक सिंपल सी बात है, आप अगर किसी धर्मशाला में रहने के लिए जाओ और आपने देखा कि उस धर्मशाला में पहले से सारे रूम बुक है, वो खाली नहीं है, सब बसे हैं, तो क्या वहां पर आप कहोगे कि नहीं हम इसी रूम में टिकेंगे, हमको ये रूम चाहिए? नहीं कहोगे, आप कहीं और चले जाओगे, है ना। उसी तरीके से जिन आंखों में किसी मतलब किसी और की ही छाया समाई हुई है, जिसमें उनके आंखों में किसी और के लिए प्रेम है, तो कोई दूसरा इंसान उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम ढूंढेगा नहीं? उसे पता है कि इसका कोई और भैया प्रेमी व्रेमी है, चल भैया दूसरे को किसी को ढूंढते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? भगवान को कहा गया है कि अगर आंखों में भगवान बसे हैं तो किसी दूसरे पर की खोज ही नहीं होगी। जिस तरह से धर्मशाला से यात्री अपने आप वापस लौट जाता है, वैसे ही दूसरे पर कभी निगाह पड़ेगी नहीं, क्योंकि मन तो ईश्वर में ही लगा है। सिंपल, एक बार अर्थ समझेंगे। रहीम जी कहते हैं कि मेरे आंखों में, यानी उनकी आंखों में तो केवल परमात्मा रूपी प्रिय का सौंदर्य बसा हुआ है, इसलिए किसी और की सौंदर्य यानी सुंदरता के लिए जगह ही नहीं है। जैसे कोई धर्मशाला यात्रियों से पूरी तरह भर जाए तो नया आने वाला यात्री जगह न पाकर खुद ही लौट जाता है, वैसे ही जब मन में भगवान की भक्ति आ जाती है तो बाकी मोह माया अपने आप खत्म हो जाती है ना। जब भगवान में भक्ति में मन लग गया, फिर मन नहीं करेगा कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमका चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता। फिर वो ये होता है कि मुझे सिर्फ भगवान मिल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कभी बड़े बड़े संतों को देखना, जो बहुत बड़े संत हैं, आप प्रेमानंद जी को देखो, ठीक है। प्रेमानंद जी का एक उदाहरण दे रही हूँ समझाने के लिए। आप कभी उनको देखना, वो आपसे उनको कभी देखकर आप देखना कि वो कभी मतलब आपको आईफोन चलाते हुए दिखते हैं? आपको लगता है कभी उनको आपको देखकर लगता है कि वो कहते हैं कि आज मैंने मतलब बुर्ज खलीफा में जाकर डिनर करा, मैंने ये करा वो करा? नहीं, वो सिर्फ किसकी बात करते रहते? ईश्वर की बात करते रहते हैं। तो जिस इंसान का मन ईश्वर में लग चुका है, फिर उसका मोह माया बाकी चीजों से हट जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि एक धर्मशाला में जब पूरी धर्मशाला भरी हो तो यात्री अपने आप वापस लौट जाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? समझ में आया सभी को? क्लियर है? एक बार बता देंगे सभी बच्चे। रहीम जी के नेत्रों में किस प्रकार का सौंदर्य समाया हुआ है? परमात्मा रूपी प्रियतम का सुंदरता। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर किसी के क्या करा गया है? किसी का उदाहरण दिया गया है। आंखों देखिए उदाहरण दिया गया तो दृष्टांत है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अर्शिल बेटा क्या समझ में नहीं आया है? क्लियर है? चल आगे बढ़े। ओके 10 तक करा दो, उसके बाद फिर डाउट ले लूंगी। 10 तक करा दो फिर डाउट ले लेंगे, ठीक है बेटा। चल अगला देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अब देखो इसका तो अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। रहीमन जी क्या कहते हैं कि धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी खींच कर, चटका कर, ठीक है। टूटे से फिर ना जुड़े, टूटने से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसका तो अर्थ भी लिखने की अर्थ नहीं, मतलब जरूरत नहीं है, अपने आप सुनोगे। कहते हैं कि किसी भी धागे को आप जोर से खींचिए। कौन सा धागा लाए? यहाँ कोई धागा नहीं दिख रहा है। हाँ मेरा मतलब ये दिख रहा है, तार है। अगर मैं इसको तोड़ दूंगी ना तो ये माउस काम नहीं करेगा, तो मैं इसको तोड़ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन बता रही हूँ मैं। अगर मैं इसको खींच दूं जोर से, जोड़ दूं, मतलब खींच दूं, जोड़ दूं कह रही हूँ, खींच दूं। अब तो कह दोगे खींच दो मैडम। अगर मैं इसको खींच दूं
तो क्या होगा, ये काम करेगा नहीं करेगा। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे गांठ लगा दूं, गांठ बांध दिया, तो भी क्या ये काम करेगा, ये तो काम करना बंद कर देगा, है ना, ये काम नहीं करेगा, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे काम नहीं करेगा। अच्छा ऐसे गांठ ना बांधूं तो इनकी तारों को ऐसे ऐसे जोड़कर टेप लगाकर भी मैं काम करना चाहूं तो ये पहले जैसा काम नहीं करेगा जैसे कर रहा था, ठीक है। सेम इसी तरीके से वो कहते हैं कि प्रेम का भी धागा होता है, प्रेम का भी रिश्ता होता है। अगर आपने उसको जबरदस्ती से खींच लिया, यानी अपने मन की बात मनवाने के लिए जबरदस्ती कर ली, तो वो रिश्ता टूट जाएगा। अब उस रिश्ते को आप वापस जोड़ लो, सॉरी वॉरी बोलकर कि सॉरी गलती हो गई, ये है फिर है, मतलब जोड़ लिया, लेकिन वो मन में बात नहीं रहेगी जो पहले वाली बात थी, ठीक है। मान लो आप अपने दोस्त से फ्रेंड, मतलब आपका दोस्त है, बहुत गहरी दोस्ती है, अब आपको पता चला कि आपके दोस्त ने आपके साथ धोखेबाजी करी, ठीक है, आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया, क्या भाई तूने तो गलत करा, मैंने रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। अब उसने आकर आपसे सॉरी बोला, भाई सॉरी गलती हो गई, आगे से कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, पक्का सॉरी, पक्का सॉरी, सॉरी 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 करके आपको मना लिया, आप मान भी गए, लेकिन क्या आप पहले जैसा विश्वास उस पर कर पाओगे जैसे पहले करते थे, नहीं कर पाओगे, आपको डर रहेगा, यार ये फिर से ना धोखा दे दे, यार ये फिर से ना धोखा दे दे, यार फिर से ना धोखा दे दे। सेम यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि प्रेम का धागा, रहमान कहते हैं कि प्रेम का धागा मत तोड़ो चटकाए, मतलब उसे बहुत जोर से मत खींचो, मत तोड़ो, अगर वो टूट गया तो मतलब वो टूट जाएगा तो फिर नहीं जुड़ेगा, और अगर जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी मन में मनमुटाव आ ही जाएगा, ठीक है। एक बार इसका अर्थ भी देख लेते हैं, चलो। कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता एक नाजुक धागे की तरह होता है, इसे कभी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे धागा एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वैसे ही रिश्तों में भी होता है, अगर प्रेम का बंधन टूट जाए तो उसे पहले जैसा बनाना कठिन होता है, भले ही रिश्ता फिर से बन जाए लेकिन दिल में पुरानी बात और दरार याद बनी रहती है। बोलो बात भैया, समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ, फिर 10वां बताएं, फिर तुम लोगों का डाउट ले। पोल आएगा अंश बेटा, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लो, चैप्टर बड़ा है, पोल नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन चैप्टर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि पेपर में पोल नहीं आएगा, पेपर में ही चैप्टर की व्याख्या आएगी। चलो बताओ, क्लियर है, क्लियर है, पोल इसके बाद है वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। कदली, कदली मतलब क्या होता है बेटा, केला, कदली मतलब केला, सीप मतलब आपको पता होगा, ऐसा ऐसा कुछ टाइप का सीप होता है, ठीक है, ऐसा होता है, और उसमें मोती रखा होता है, ठीक है, सीप। भुजंग मतलब सांप, सर्प। मुख, मुख मतलब मुंह। स्वाति, स्वाति होगा, ये स्वाति नहीं है, स्वाति एक नक्षत्र को बोला जाता है बेटा। एक गुण तीन, एक गुण तीन अभी बताऊंगी। तैसी संगति बैठिए तैसो तैसो ही फल दीन। अब इसका अर्थ समझो, दीन मतलब देता है, फल मतलब कर्म का फल, दीन मतलब देता। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र, नक्षत्र बहुत सारे होते हैं, 23-24 होते हैं, उस नक्षत्र में बोला जा रहा है ना, तो कहा जा रहा है कि स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उस बारिश का पानी 3 जगह पर पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसी 3 जगह पर पड़ता है, उदाहरण दिया जा रहा है कि जब वो उस पर केले के पत्ते पर पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, मैं यहाँ इसका अर्थ भी लिख दूंगी, ठीक है, कपूर क्या बन जाता है वो भी बता दूंगी, सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग यानी सर्प के मुंह में पड़ता है तो वो क्या बन जाता है, विष बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जैसी संगति में आप रहोगे, आपका भी, आपको उस वैसा ही कर्म का फल आपको मिलेगा, अगर आप बुरी संगति में हो तो उसका बुरा फल मिलेगा, आप अच्छी संगति में हो तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। आप देखो ना कि वही बूंद, वही सेम, वही बारिश की बूंद केले पर पड़ रही है तो कपूर बन जा रहा है केले के पत्ते पर, और सीप में पड़ रहा है तो मोती बन जा रहा है, लेकिन वही सांप के मुंह में पड़ रहा है तो क्या बन रहा है, विष बन जा रहा है। तो
जगह की वैल्यू होती है कि आप किस जगह पर हो। अगर आप अच्छी जगह में पढ़ते हो, अच्छी संगति में पढ़ते हो तो उसका अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरी संगति में पढ़ते हो तो बुरा फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, चलिए। कवि रहीम कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद हर जगह एक जैसी होती है, लेकिन उसका असर जिस चीज पर गिरती है उसके अनुसार बदल जाता है। केले के पत्ते पर गिरने से वह कपूर जैसे दिखाई देने लगती है, सीप में गिरकर मोती बन जाती है और सांप के मुंह में पड़कर जहर बन जाती है। ठीक वैसे ही इंसान पर भी उसकी संगति का असर होता है। अच्छी संगति में रहना अच्छा बनाता है और बुरी संगति में रहने वाला बुरा बनता है। ये तो बहुत सिंपल था, आसान था, सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आपके एक दो डाउट ले लेती हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा, संदीप जहां जहां पर रहीम आ रहा है आप आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में रहीम कहते हैं। ठीक है, रहीम कह रहे हैं। देखो, चाहे वो कबीर हो, रहीम जी अक्सर ज्यादातर ऐसे करते थे, वो कहीं पूरी दोहे में कहीं ना कहीं अपना नाम लिखते थे। उसका अर्थ है कि रहीम कहना चाहते हैं, रहीम द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इसको आपको व्याख्या में ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं। ठीक है, बाकी पूरी लाइन लिख दी। क्लियर? चलिए, हाँ 28 होते हैं। अरे भैया बहुत सही। जादू है क्या? वे देखो, ये कहा जाता है, उसके अंदर और भी प्रोसेस लगते हैं, बट वो पानी की बूंद पड़ने पर ऐसा कहा जाता है, वो कपूर बन जाता है। अभी तक सुहानी आपको हमरा नाम नहीं पता है? अरे भैया, शिखा मैडम, शिखा मिश्रा नाम है हमरा। शब्दों का अर्थ लिखने कैसे सीखे बेटा? शब्दों का अर्थ आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने कॉपी में इसको लिखोगे। लिखने से चीजें याद होती हैं। आप देखो ना, आप पहले जब छोटे हुआ करते थे, क ख ग लिखते थे, आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपने लिखा हुआ है। अब 9th 10th में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने लेक्चर अटेंड कर लिया तो याद हो जाएगा। नहीं, आप लिखो चीजों को। अब जब आप लिखोगे, पंक्तियां लिखी उस पर, फिर उसके साथ उसके अर्थ लिखे, आप सोचो ना, वो अर्थ आपने लिख लिया, फिर आपने उसको व्याख्या में लिखा, तो 2 बार रिपीट हुआ। फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो उसको दोबारा पढ़ा, तो वो आपको याद होता जाता है। लिखने से चीजें याद होती हैं। बेटा इतने सारे पद्यांश नहीं है, छोटे छोटे पद है और अर्थ दिए गए हैं। अब एक दिन में याद नहीं हो सकते ना, आज समझ तो सकते हो, फिर इसको धीरे धीरे कॉपी में लिख तो सकते हो। और बेटा अभी आप 8th क्लास में, जब पता है थोड़ा सा ना 8th क्लास में कम चीजें होती थी, बट आप 9th में आ गए हो, आदत डालनी पड़ेगी। हिंदी में तो आपको ऐसा मिलेगा, अभी 10th में जाओगे तो इससे भी बड़ा मिलेगा, बड़े बड़े पद आएंगे। फिर आपको अरे मैडम आप, हम तो 10th, सीधी सी बात है, 9th क्लास में आप आए हो तो आपकी साल भी तो बड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मेहनत भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो। जैसी संगति बैठिए तैसों फल दीन, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य? फल भगवान देता है, संगति का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, भाग्य ही सब कुछ तय करता है। चलिए बताइए। अब इसके बाद फटाफट से मैं बाकी 4 के भी करा देती हूँ, अदरवाइज टाइम हो रहा है आपका। चलिए, यहां पर आप लोगों में से 85% बच्चे सही उत्तर देने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं आप लोग मुझे गलत साबित करते हो कि नहीं। ऐसा ना हो 75 पे आ जाओ। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही परिणाम मिलेगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट। चेक कर लेते हैं हम लोग। सही है, 93। जब जब मेरी भविष्यवाणी हुई गलती हुई है। तरुवर फल नहीं खाते हैं। अब फटाफट से इन बाकियों के अर्थ समझ लो, बहुत इजी इजी है, अब ज्यादा मुश्किल है नहीं, ध्यान से सुन लेना। तरुवर मतलब वृक्ष, फल नहीं खाते हैं यानी खाते हैं। सरोवर मतलब तालाब, सरोवर।
पीह मतलब पीते, न पान मतलब पानी। कहीं रहीम, रहीमदास जी कहते हैं पर काज यानी दूसरों के काम, दूसरों के काम। काज मतलब होता है काम, हित मतलब कल्याण, संपत्ति मतलब दौलत, संचय मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना, संचय मतलब इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन। क्या कहते हैं कि कभी तालाब पेड़ को देखा है कि वो अपना फल खाता है? नहीं खाता। कभी तालाब को देखा है अपना पानी पीते हुए? नहीं। वो दूसरों के काम आते हैं। उसी तरीके से जो अच्छा इंसान होता है उसकी भी संपत्ति, जो धनी इंसान होता है वो और अच्छा इंसान होता है, उसका संपत्ति कभी अपने लिए नहीं काम आती है, वो दूसरों के हित, दूसरों के कल्याण के लिए काम आती है, और वही अच्छा इंसान भी कहलाता है। सिंपल यही अर्थ है इसका। देखिए, कवि रहीम कहते हैं कि पेड़ अपने उगाए हुए फल खुद नहीं खाते और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते, बल्कि इनका लाभ दूसरों लोग उठाते हैं। उसी तरह सज्जन लोग भी अपनी संपत्ति अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और मदद के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, टाटा जी को देखा था ना, दूसरों के काम आते थे, हरदम अपनी संपत्ति दान करते रहते थे। तो अच्छे इंसानों की जो दौलत होती है वो दूसरों के हित के लिए काम आती है। सज्जनों की संपत्ति किसके लिए काम आती है? परोपकार के लिए। प्रस्तुत दोहे में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो परोपकार के। परोपकार मतलब दूसरे पर उपकार करने की। अगला देखिए क्या कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार। रहीमन जी कहते हैं कि बड़ेन को यानी बड़े को देखकर, बड़े को देखकर, लघु मतलब छोटे को न दीजे डार यानी भूल मत जाइए। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। बहुत सिंपल आंसर है कि कभी बड़े को देखकर छोटे को कम नहीं आंकना चाहिए। जहां काम छोटे की जरूरत की होती है वहां बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे जहां काम सुई कर सकती है वहां तलवार काम कर सकती है? नहीं। सुई का अपना अस्तित्व है, तलवार का अपना अस्तित्व है, तलवार के अपनी जगह काम आता है और सुई अपनी जगह काम आती है। तो यहाँ पर रहीमदास जी हर एक वस्तु को उसकी अहमियत बता रहे हैं कि कभी छोटी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहां उसकी जरूरत होती है वो वही काम आएगा, वहां कोई बड़ी चीज काम नहीं आ सकती है। ठीक है, तो रहीमन देख बड़े को, रहीमन कहते हैं कि बड़े को देखकर छोटों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जहां काम सुई आती है वहां का तलवार क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। कवि रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों के सामने छोटों को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जहां सुई तो काम आ जाती है लेकिन तलवार नहीं, वैसे ही छोटे लोग भी कुछ स्थितियों में बहुत काम आते हैं। मतलब यह है कि छोटे और बड़े दोनों के अपने अपने स्थान पर जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर है बेटा जी? चलिए अगला क्वेश्चन है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई कहां आए तलवार। इस पंक्ति का मुख्य संदेश क्या है? केवल बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, छोटे लोगों का कभी महत्व नहीं देना चाहिए, छोटे लघु की भी महत्व देना चाहिए क्योंकि उनका भी विशेष योगदान हो सकता है, तलवार से सारे कार्य हो जाते हैं। चलो बताओ, दो और पंक्तियां बची फिर चैप्टर खत्म है बेटा। ये चैप्टर था काफी बड़ा, ये रहीम के दोहे जहां जहां आते हैं ना बहुत खतरनाक चैप्टर, मतलब खतरनाक मतलब बड़ा चैप्टर आता है। अब तुम यूपी बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड के कंधों पर थोड़ा दायित्व ज्यादा है, सीबीएसई वालों में यही दोहे हैं पर कम है, उनमें आई थिंक 7-8 है और आप में 14 है, तो चैप्टर लेंदी तो हो ही जाता है बेटा। चलो आंसर करो। छोटे लघु को महत्व देना चाहिए क्योंकि उनका भी विशेष योगदान होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। चलो भैया तुम बंद हो जाओ टुकटुकी बाबा। 93%, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए दो लास्ट के देख लेते हैं। यो रहीम सुख होते हैं, यो रहीम सुख होते हैं बढ़त देख निज गोद। ठीक है, यहां पर क्या कह रहे हैं कि रहीम जी कहते हैं कि सुख मिलता है, बढ़त मतलब बढ़ने पर, बढ़ने पर, निज मतलब अपनी,
गोत का मतलब बेटा गोत्र होता है, लेकिन यहां पर हम गोत्र ना लेकर परिवार लिखेंगे, ठीक है, परिवार, परिवार। जो बड़ी अखियां निरख, बड़ी आंखें, बड़ी आंखें, निरख मतलब देखना, देखती, आखिन को सुख होत, आंखों को सुख मिलता है। अच्छा, इसका तो अर्थ समझ जाओगे। वो क्या कह रहे हैं कि रहीम दास जी कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं या कहना चाहते हैं कि अपने अपने कुल परिवार को बढ़ता हुआ देखकर हर किसी को या अपने इंसान को, अपने परिवार को हमेशा खुशी मिलती है। जिस तरह से बड़ी आंखें सारे संसार को देख सकती हैं, वैसे ही अपने परिवार को आगे बढ़ता हुआ देखकर आनंद मिलता है, प्रसन्नता आती है। ठीक है, आपके मम्मी पापा कहते हैं ना कि अरे हमारा कुल परिवार आगे बढ़े तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे अमृत देखकर अपार सुख का अनुभव होता है। ठीक है भाई, अमृत नहीं होगा, ये समृद्ध होगा। वही मैं सोचू ये क्या लिखा है, समृद्ध। अब हमें होता है ना कि भैया बड़ी बड़ी आंखियां हैं, बोलते हैं ना बड़ी बड़ी आंखें होना कितना अच्छा लगता है। किसी को बोलते हैं ना इसके नैन नक्श कितने बड़े हैं और कितने सुंदर हैं। बड़ी बड़ी आंखें अच्छा एक सुंदरता का एक माना जाता है, कहता है बड़ी बड़ी आंखें हैं, कितना सुंदर है। तो जिस तरह से बड़ी बड़ी आंखें सुंदरता का प्रतीक होती है, सुंदर लगती हैं, उसी तरीके से कुल परिवार के बढ़ने पर परिवार को आनंद मिलता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लास्ट में कराती हूँ, पहले लास्ट वाला पढ़ा देती हूँ। रहीमन ओछे नरन है, तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दूहु भांति विपरीत। देखो रहीमन क्या कहते हैं, ओछे मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ओछे स्वभाव का होता है, बहुत अजीब स्वभाव का, मतलब बोलते हैं ना कि ये बहुत ओछा ओछा टाइप का आदमी है, जो सबसे लड़ जाए, किसी का मतलब गलत जवाब दे दे, बोलते हैं ना किसी को मुंह मुंह पर जवाब दे दे, गलत जवाब दे दे, बदतमीज जो होता है। ठीक है, नरन मतलब आदनार, नर, ते मतलब से, तजो मतलब छोड़ना, बैर मतलब शत्रुता, अरु मतलब और, प्रीति मतलब प्रेम, काटे मतलब काटने पर, चाटने, स्वान मतलब कुत्ता होता है बेटा, दुहु मतलब दोनों, भांति मतलब प्रकार, विपरीत मतलब गलत ही होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो ओछा आदमी होता है उससे ना तो शत्रुता करनी चाहिए और ना प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उसके चाटने से, अगर कुत्ता चाट ले तो शरीर क्या होता है, अपवित्र हो जाता है, काट ले तो मृत्यु मिल जाती है। तो काटने पर भी क्या होता है, नुकसान होता है और चाटने से भी नुकसान होता है। उसी तरीके से ओछे आदमी से ना तो मित्रता रखनी चाहिए और ना शत्रुता, क्योंकि वो आपका अहित ही करेगा, गलत ही करेगा, इसीलिए उससे एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव यानी बहुत छोटी सोच वाला होता है, हाँ इसका एक लिए एक शब्द बहुत अच्छा होगा, छोटी सोच वाला, छोटी सोच वाला। ठीक है, छोटी सोच वाला स्वभाव वाले हैं, उन्हें ना शत्रुता रखना अच्छा होता है ना प्यार करना। कुत्ता चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें बुरी हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है, उसके चाटने से शरीर अपवित्र होता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्ति की शत्रुता या मित्रता दोनों ही प्रकार घातक होती है। रहीम के अनुसार किससे बैर और प्रीति नहीं हो रखनी चाहिए, ओछे व्यक्ति से। कुत्ते के काटने और चाटने से का क्या दोष है भाई, घाव की पीड़ा होगी, मृत्यु हो जाएगी, चाटने से शरीर अपवित्र हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रहीम के अनुसार सच्चा सुख किसमें निहित है, टाइम हो चुका है पूरा इसलिए मैं इसमें ही इसका आंसर कर देती हूँ। रहीम के अनुसार सच्चा सुख किसमें मिलता है, अपने कुल या वंश की उन्नति देखकर। ठीक है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रहीम किस प्रकार के लोगों से बचने की सलाह देते हैं, तो ओछे नीच स्वभाव वाले लोगों से।
हाँ, हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर क्या प्रकट करते हैं? हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र क्या की पहचान कैसे होती है? कि विपत्ति के समय में अगर वो काम आए तो वही अच्छा है, अदरवाइज वो आपके लिए बुरा इंसान है। जुड़े गांठ पड़ जाए, इसका अर्थ क्या है? तो जुड़ने पर फिर मतलब जुड़ भी जाए तो उसमें मनमुटाव रह ही जाता है। रहीम के किस प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता दोनों घातक बताए? ओछे व्यक्ति से, क्योंकि उससे ना तो अच्छा शत्रुता करने से फायदा होगा और ना मित्रता करने से, वो घातक ही होगा। कौन दीनबंधु के समान है? जो गरीब दुखियों के काम आता है। रहीम ने झूठे तथा सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? विपत्ति के समय में जो काम ना आए वो झूठा मित्र है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। एक बार मैंने आप लोगों से वादा किया था तो पहला वाले का आंसर मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति, वो कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव का यानी अच्छा इंसान होता है, जिसका नेचर अच्छा होता है, उसका उस पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। जिस तरह चंदन के पेड़ पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सुगंध आती है और वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं, इसलिए उस पर हमेशा भुजंग लिपटा रहता है। लेकिन चंदन में कभी भी विष नहीं पाया जाता। उसी प्रकार से एक अच्छा इंसान कितना भी बुरी संगति में रहे, उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका अर्थ था। ठीक है बेटा जी, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे होमवर्क में दे रही हूँ, इसे आप करिएगा। डीबीबी के एमसीक्यू जरूर लगाइएगा। ठीक है, बाकी मैं एक बार आपके डाउट देख लेती हूँ, अदरवाइज चैप्टर तो हो चुका है कंप्लीट। चंदन का मतलब होता है चंदन का पेड़। विष मतलब होता है, आपको पता है, जहर। व्यापक मतलब रहना। लिपटे मतलब लिपटे रहना। और भुजंग का मतलब होता है सर्प। कि जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर क्या सांप लिपटे रहते हैं, उसी तरह और उस पर उसके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चंदन तब भी महकता रहता है, उसमें कोई जहर नहीं होता। उसी तरह से बुरी इंसानों के बीच में अगर अच्छा इंसान है तो उसके ऊपर बुरी यानी कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। ओछे का अर्थ होता है छोटी सोच वाला, जिसकी सोच छोटी होती है, गंदा इंसान होता है। ठीक है, 13th वाले में बोला है कि ओछे इंसान यानी जिस इंसान की सोच बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे स्वभाव मतलब उसका होता है, तो बोलते हैं ना छोटी सोच है, मतलब किसी की मदद करनी है तो मैं पैसे क्यों दूं, उसने तो मेरी मदद कभी नहीं करी थी, उसने मुझे पैसे कभी नहीं दिए थे। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर छोटी छोटी सोच रख रहा है तो वो ओछा इंसान कहलाता है। तो छोटी सोच वालों से कभी भी ना तो दोस्ती रखनी चाहिए और ना ही आपको शत्रुता यानी दुश्मनी करनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार कुत्ते के काटने से या तो क्या मिलेगा? घाव मिलेगा, मृत्यु हो सकती है, या चाटने से शरीर अपवित्र होता है, तो उसी तरह से ओछा व्यक्ति भी होता है। अगर आप उससे शत्रुता रखें चाहे या मित्रता, आपका अहित होगा, गलत ही होगा, इसलिए उससे दूरी बना के रखो, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए चैप्टर हो गया है कंप्लीट। बहुत टाइम ले लिया इस चैप्टर ने। एक बार बड़ा बच्चे मुझे बता देंगे चैप्टर सबको समझ में आ गया? ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है बेटा जी, हालांकि आपको मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है। अगर आप क्लास को कोई चीज लगता है कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आप उसको फिर से उस पर जाकर वापस रिवाइंड करके सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।